हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक जो होगा वो टॉपिक होगा रूल्स फॉर राइटिंग। ये टॉपिक जो होगा केमिकल इक्वेशन होगा। केमिकल इक्वेशन के बारे में ही सारा डिस्कशन होगा अभी आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग ने पहले ही सीख लिया है। अब rules for writing chemical equation, and also we will learn about the information which we get from chemical equation and what is the limitations of chemical equation। हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को कैसे बहुत अच्छा यूजफुल और भी बना सकते हैं, इन सभी के बारे में जानना होता है। तो रूल्स ये होता है कि आपको पहले से पता है कि केमिकल इक्वेशन में दो चीज होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। सपोज करो कि कहीं पे लिखा हुआ है H2 plus Cl2 आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स 2HCl। मीन्स हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा जब क्लोरीन से तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये रिएक्टेंट है और जो HCl है वो प्रोडक्ट है। फर्स्ट रूल अगर बात करें तो ये देखना होता है कि कौन सा चीज किस साइड में लिखा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस रिएक्टेंट शुड बी रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन राइट साइड। ओके, तो फर्स्ट रूल इज रिएक्टेंट शुड बी रिटन ऑन लेफ्ट साइड। ओके, एंड सेकेंड रूल इज प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन राइट साइड। तो ये दो रूल तो आपने जान गया। जनरली यही होता है और जनरली हम लोग यही जानते हैं कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को लिखना चाहिए, प्रोडक्ट को राइट साइड में। कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ये चेंज भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में ही रहे। कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट राइट साइड में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के हिसाब से ये रूल बनाया गया है। थर्ड रूल के बारे में बात करें तो थर्ड रूल होता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेपरेटेड बाय एन एरो और इक्वल साइन। ओके, ये आप सीख जाओ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग ना इक्वल साइन या एरो साइन से ही अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। देखो यहाँ पे एरो का यूज हुआ है, कहीं कहीं पर आपको इक्वल्स का भी साइन मिलेगा। इसके अलावा कभी कभी ये होता है ना कि फिर आपको एक और तरीका का देखने को मिलेगा एरो, जो डबल साइडेड होता है, हाफ एरो इस तरफ से और हाफ एरो इस तरफ से। तो वो किस कंडीशन में यूज करना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट, टू और more reactant should be separated through प्लस साइन। ओके, ये जो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट है ना, तो वो उसको प्लस साइन से अलग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर रिएक्टेंट दो है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो रिएक्टेंट हो गया, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। और एज वेल एज हम लोग जो प्रोडक्ट साइड होता है ना, उस प्रोडक्ट साइड में भी हम लोग प्लस साइन का ही यूज करते हैं। तो उसके लिए अलग रूल लिखने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साथ में लिख लोगे तो वो काम हो जाएगा। उस रूल को मैं नहीं बता रहा। एक्चुअली यही होता है कि अगर रिएक्टेंट इस तरफ में है, तो अगर एक से ज्यादा है तो उसको प्लस साइन से अलग करना है। और प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा है, सपोज यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता, तो यहाँ पर उसको भी प्लस साइन से ही अलग करके लिखना होता। तो ये रूल्स होते हैं जिससे आप कोई केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ कुछ फायदे भी हैं। क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या फायदे हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के। तो फायदे ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का टाइम बच जाता है। इट सेव्स आवर टाइम। टाइम कैसे बचता है? सपोज करो कि मैं ये अगर ये ले रहा हूँ, तो इसको हम एक और चीज इसमें छुटा हुआ है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो सनलाइट के रिएक्ट में प्रेजेंस में अगर ये रिएक्ट करता है, तो इसके बारे में अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? लैंग्वेज में इसके बारे में लिखा जाएगा, समझने की कोशिश करना। लैंग्वेज में अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा उस रिएक्शन को, व्हेन हाइड्रोजन reacts with chlorine in the presence of
sunlight it forms hydrochloric acid। ओके, तो अब यही रिएक्शन है, उसी चीज को लिखने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, इतना लंबा है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है, इंक वेस्ट हो रहा है, पेपर वेस्ट हो रहा है। तो ये सब चीज को फायदा होता है कि आपका ये सारा चीजें बच जाता है, आपको इंक बचेगा, आपका पेज बचेगा, साथ ही साथ आपका टाइम बचेगा। और सबसे बड़ी फायदा जो है, सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है इंटरनेशनली वैलिड। इंटरनेशनली वैलिड कहने का मतलब है कि इसको IUPAC से मान्यता प्राप्त है। IUPAC क्या है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसमें कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टर्म के बारे में डिस्कशन होता है और केमिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन होता है। तो ये इंटरनेशनली वैलिड किया गया है। केमिकल इक्वेशन को इंटरनेशनली वैलिड इसलिए दिया गया है कि अब सपोज करो कि हम लोग इंग्लिश जानते हैं, तो ये इंग्लिश को समझ सकते हैं। कोई अगर हिंदी जानता होगा तो वो हिंदी समझ सकता है, अगर चाइनीज लोग हैं तो चाइनीज समझ सकते हैं। बट अगर हम इस लैंग्वेज को चाइनीज में लिखें, सपोज करो कि ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको अगर चाइनीज में लिखा रहे तो बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है कि ये हम लोग चाइनीज नहीं जानते हैं, कुछ लोग इंग्लिश नहीं जानते होंगे, तो ये भी चीज़ जो मैंने लिखा है वो नहीं समझ सकते, क्योंकि हर जगह का भाषा अलग है, हर जगह का संस्कृति अलग है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीका का लैंग्वेज यूज़ होता है। लेकिन इंटरनेशनली वैलिड होने का मतलब ये है कि वो सारा जगह ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला के हेल्प से जो लिखा जाता है, तो ये पूरे वर्ल्ड में है, सारा जगह एक ही तरह का फॉर्मूला यूज कर सकता है। हाइड्रोजन के लिए He सिंबल पूरा वर्ल्ड वाइड यूज होता है। क्लोरीन के लिए Cl2 ही यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl ही यूज होता है। तो अगर मैं ये लिख के अगर चाइना चले जाऊं तो मे भी कोई नहीं समझ पाए, लेकिन अगर ये लिख के जाऊं तो ये समझ में आएगा। रीजन ये है कि ये इंटरनेशनली वैलिड है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। साइंटिस्ट इसको आसानी से समझ सकते हैं, लैंग्वेज को नहीं समझ सकते बट इक्वेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी फायदा है। तो हम लोगों ने सीखा कि क्या रूल्स हैं और क्या क्या फायदे हैं। अब इनसे कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलता है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को केमिकल इक्वेशन से मिलता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। ओके, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सपोज करो N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स 2NH3। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने लिया है। तो इससे क्या क्या पता चल रहा है ये हम लोग बात करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहे हूँ। मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जब दो एटम्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स है, और ये दोनों मिलके अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ओके, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल और अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल्स बनता है। सेकेंड इंफॉर्मेशन मोल के बारे में। 1 मोल ऑफ अमोनिया, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। चलो, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पता चला, मोल के बारे में भी पता चला। अब थर्ड पार्ट पे चले जाओ। थर्ड क्या होता है? तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन
gives 2 volume of ammonia. ये थर्ड इंफॉर्मेशन. नाउ फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या है? फोर्थ इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें, फोर्थ इंफॉर्मेशन हो सकता है कि 2 atom of nitrogen combine with 6 atom of hydrogen form ammonia with 2 molecules. ये एटम्स यहाँ पे जुड़ा, नाइट्रोजन का 2 और हाइड्रोजन का 6 एटम जुड़ रहा है, और अमोनिया का एटम नहीं हो सकता, अमोनिया का मॉलिक्यूल्स ही बन सकता है. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे. इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके एटॉमिक वेट के बारे में पता चल रहा है. साथ ही हम लोग को फॉर्मूला और एक सिंबल का पता चल जाता है. तो नाइट्रोजन का सिंबल N, हाइड्रोजन का सिंबल H और अमोनिया का फॉर्मूला NH3, ये हम लोग को पता चल रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, सिंबल नाइट्रोजन, और यहाँ भी सिंबल यूज हुआ है, ये सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है अमोनिया NH3. ओके, तो ये चीज पता चला. इसके साथ और एक लास्ट चीज पता चलता है कि इसका एटॉमिक वेट, जैसे नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स का वेट होता है 14 ग्राम, और यहाँ पर टोटल 2 नाइट्रोजन आइटम है, तो 14 इंटू 2 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम, और यहाँ पे टोटल 3 इंटू 2 6 है, तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव्स 34 ग्राम ऑफ ammonia. Okay, 28 gram of nitrogen combines with 6 gram of hydrogen gives 34 gram of ammonia. तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलते हैं. अब एक एक करके आपको लैंग्वेज में लिखना है कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट molecules. Second, we also get information about mole present in equation. साथ ही हम लोग को वॉल्यूम के बारे में पता चलता है. we get information about volume of reactant and product. ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वॉल्यूम पता चल जाता है आपको. साथ में आपको वी ऑल्सो नो अबाउट सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी हम लोग जान लेते हैं. साथ में वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक वेट और मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो ये हम लोग ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी केमिकल इक्वेशन से. ये आप इंफॉर्मेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन रहे, ये सिंपल सा इक्वेशन था, आपको किसी भी इक्वेशन में आपको ये चीज़ें के बारे में पता चल जाएगा. अब कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है, केमिकल इक्वेशन के कुछ लिमिटेशंस है, उसके बारे में डिस्कशन होगा कि केमिकल इक्वेशन के क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें क्या क्या कमी है जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा. और उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन के लिमिटेशंस की बात करेंगे कि क्या क्या ऐसा भी चीज है जो केमिकल इक्वेशन से हम लोग को पता नहीं चलता. तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिख लेता हूँ पहले, उससे क्या क्या हम लोग को पता नहीं चल रहा वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, सिंपल सा. तो एक इक्वेशन लिखा है मैंने, 6CO2 + 6H2O. आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स C6H12O6 एंड 6O2. मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करता है. तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं पता चला. सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट की. फिजिकल स्टेट, वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट किस फिजिकल स्टेट में है, इसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ये हम लोग को पता नहीं है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में है या वेपर स्टेट में है, ये हम लोग को पता नहीं है। ये ग्लूकोज किस स्टेट में बना, ये हम लोग को पता इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो ओवरऑल ये हम लोग सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन में कौन सा फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। साथ साथ दूसरा बात करते हैं कि और भी क्या हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ अ कंसंट्रेशन। कोई भी कंसंट्रेशन से हम लोग रिलेटेड कोई अगर मान लो एक इक्वेशन लिखते हैं H2SO4 आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स H2SO4 प्लस H2। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक एसिड लिया हुआ है, ये कंसंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट एसिड है, ये पता नहीं चल रहा। उसके कंसंट्रेशन का पता नहीं चलता है कि वो किस अवस्था में रहता है, वो स्ट्रांग है, वीक है, ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है, ये सब के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को पता नहीं चलता। इसके अलावा थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, वो 2 पार्ट जो हम लोगों ने सीखा। इसके अलावा तीसरा चीज़, हम लोग कभी भी केमिकल इक्वेशन से वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजिंग और गेनिंग एनर्जी। हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होने या पाने के बारे में नहीं पता चलता है। सपोज करो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ C+O2, ये CO2 बन रहा है और साथ में यहाँ पर हीट भी निकलता है। कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे हीट भी निकल रहा है। तो हम टीचर हैं, हम लोग को पता है कि यहाँ पे हीट निकलता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट या एज अ अगर कोई अननोन है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस केमिकल रिएक्शन में कोई हीट निकल रहा है। तो हम लोग कोई भी एनर्जी निकले या रिलीज करे या गेन करे, तो उसके बारे में हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता है। साथ साथ एक और चीज़ है जो कि नहीं पता चलता है, वी कांट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या है वो समझ जाओ आप। फेवरेबल कंडीशन होता है कि सपोज करो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बनाने में, केमिकल इक्वेशन के लिए कुछ कंडीशन है, चाहे हीट हो, चाहे सपोज करो एक इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं, N2 प्लस H2 ये रिएक्शन करके बना रहा है NH3। इसको बनाने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। कंडीशन ये है कि इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और इसका टेम्परेचर जो होना, ये प्रेशर जो होना चाहिए 200 ATM का प्रेशर होना चाहिए। तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, फेवरेबल कंडीशन का कोई भी इंफॉर्मेशन, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर लिखा हुआ नहीं रहे तो हम लोग को फेवरेबल कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो ये इसका फोर्थ डिफेक्ट है, फोर्थ लिमिटेशन है। इसके अलावा अगर कोई केमिकल इक्वेशन में साउंड हो, वी कांट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट, वी कांट गेट एनी साउंड इन केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन में कोई साउंड है, सपोज करो कि एक बम फूटता है और बम फूटने में एक आवाज होता है, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। तो केमिकल रिएक्शन में, उस केमिकल रिएक्शन में आवाज होता है, लेकिन उस आवाज को आप केमिकल इक्वेशन के थ्रू आप नहीं बता सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके लिमिटेशंस को कैसे हटा सकते हैं, और भी अच्छे केमिकल इक्वेशन के बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन, कुछ अच्छे केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।